एक गांव में उमाकांत नाम का बड़ा किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला और एक बेटी कोमल थी। उमाकांत अपने खेतों में अलग अलग प्रकार के फसलें लगाया करता था। उमाकांत के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उमाकांत के यहाँ हमेशा ही ढेर सारे नौकर चाकर रहा करते थे। उन्हीं में से एक नौकरानी थी जिसका नाम सविता था। उमाकांत की पत्नी सरला सविता पर बहुत विश्वास किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। उमाकांत अपनी पत्नी सरला को आवाज देता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो, जरा यहाँ आओ। सरला आकर बोली, अरे क्या बात हो गई, कहिए। भाग्यवान, मैंने जो फसल बेची थी उसके सारे पैसे लाकर घर में रखे हुए थे, लेकिन उसमें से हिसाब के कुछ पैसे गायब हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है कि वह पैसे कहाँ गए? अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपके पैसों को क्यों निकालने लगी? अजीब बात करती हो। तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि कब कौन से पैसे कहाँ गए। तो आप भी इस घर के मालिक हैं और पैसों का हिसाब किताब रखना तो मर्द का काम होता है ना। तो आपको यह सब याद होना चाहिए था। वो लोग यह बातें कर रहे थे कि तभी उनकी नौकरानी सविता वहां पर आ जाती है और बोलती है, मालकिन, मुझे आपको कुछ बताना है और यह बहुत ज़रूरी है। सरला ने कहा, हाँ सविता, बताओ क्या बात है। सविता बोली, मालकिन, मैंने देखा था कि हमारी नई नौकरानी चंपा आपके कमरे से कुछ लेकर जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसके हाथ में क्या है, लेकिन उसने मुझे अनसुना कर दिया और बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। सरला ने कहा, अजी आप भी ना बिना सोचे समझे किसी भी काम वाली पर भरोसा करके उसे रख लेते हैं। अब देखा ना, उसने चोरी कर ली। यह तो भला हो हमारी सविता का जो उसने देख लिया था। उमाकांत ने कहा, नहीं नहीं सविता, बिना देखे हमें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी भ्रम होता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो हम खुद जरूर देखना चाहेंगे। हाँ मालकिन, मालिक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों ना हम चंपा के कमरे की तलाशी ले लें। अभी सारी सच्चाई खुद ही पता चल जाएगी कि चोरी किसने की है और क्यों की है। उसके बाद वे तीनों चंपा के कमरे में गए। चंपा भी अपने कमरे में उस समय आराम कर रही थी। उन्हें देखकर चंपा चौंक जाती है और कहती है, क्या बात है मालकिन, सब ठीक तो है ना? सरला बोली, वो तो अभी पता चल जाएगा चंपा। सविता, तुम इसके कमरे की अच्छे से तलाशी लो, उमाकांत ने कहा। और सविता, उसके बाद हम तुम्हारे कमरे की भी तलाशी लेंगे। अगर इस कमरे में कुछ नहीं मिला तो। सविता बोली, ठीक है मालिक, अगर इसके कमरे में कुछ नहीं मिला तो मैं अपने कमरे की भी तलाशी देने को तैयार हूँ। आखिर मैंने थोड़ी ना इस घर में चोरी की है, फिर मैं तलाशी से भला क्यों डरूं। अब सविता चंपा के कमरे की तलाशी लेती है तो उसे पैसे मिल जाते हैं। यह देखकर उमाकांत और सरला बहुत गुस्सा होते हैं। उमाकांत ने कहा, ये क्या है चंपा, मैंने तुम्हें गरीब समझकर काम दिया और तूने मेरे ही घर में चोरी की। मुझे कभी नहीं पता था कि तुझे छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलने के बाद भी तू ऐसा करेगी। चंपा बोली, नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये पैसे मेरे कमरे में कहाँ से आए, मुझे कुछ नहीं पता है। उमाकांत ने कहा, अब बहाने मत बना और निकल जा यहाँ से। तेरे जैसी चोर की इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। चंपा ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उमाकांत ने अब उसकी एक भी ना सुनी और उसे घर से निकाल कर बाहर कर दिया। उसके बाद अक्सर ही ऐसा हुआ करता था। जब भी कोई नौकरानी उस घर में जाती तो वह चोरी करते हुए पकड़ी जाती और घर से निकाल दी जाती। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। एक दिन की बात है। इस गांव की एक औरत गुड्डी उमाकांत के पास आती है और कहती है, मालिक, मेरा नाम गुड्डी है। मैं आप ही के गांव में रहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है।
कृपया करके मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए। उमाकांत ने कहा, मेरे यहाँ पहले से ही नौकर चाकर हैं और मुझे किसी नए नौकर की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं नए नौकरों पर जब भी भरोसा करता हूँ तो वो मेरा भरोसा टूट ही जाता है। इसलिए मैंने अब नए नौकर रखना बंद कर दिया है। तो तुम कहीं और जाकर अपने लिए काम ढूंढ लो। गुड्डी बोली, ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। उमाकांत ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और गुड्डी को वो पैसे देते हुए कहा, ये लो, तुम बाजार से अपनी पसंद का कुछ लेकर खा लेना। गुड्डी ने उमाकांत को धन्यवाद दिया और वो चली गई। गुड्डी जाने के लिए कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि तभी एक बूढ़ी औरत उससे रास्ते में टकरा गई और कहने लगी, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे कुछ दे दे। भगवान तेरा भला करेगा। मैं बहुत दुखी हूँ और भूखी भी हूँ। गुड्डी बोली, अम्मा, मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मालिक ने मुझे अभी ये पैसे दिए हैं। इसे रख लो, आप कुछ खा लेना। मैं तो फिर भी अभी खुद का गुजारा कर लूँगी, लेकिन आपको शायद इन पैसों की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। बुढ़िया ने गुड्डी से वो पैसे ले लिए और उसे दुआएं देती हुई चली गई। इधर जब उमाकांत ने गुड्डी की यह दयालुता देखी तो उसने तुरंत ही उसे आवाज देकर बुलाया, अरे गुड्डी, रुको रुको, इधर तो आओ जरा। गुड्डी पास जाकर बोली, हाँ जी मालिक, बताइए, कुछ काम था क्या? उमाकांत ने कहा, गुड्डी, तुम तो बड़ी ही दयालु हो। ऐसा करो कि तुम भी मेरे घर का काम कर लो। मेरा इतना बड़ा घर है, कोई ना कोई काम तो तुम कर ही लोगी। और फिर गुड्डी उमाकांत के यहाँ काम पर लग जाती है और जल्दी ही गुड्डी ने उमाकांत और सरला दोनों का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। सविता को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो रही थी। वो जब से आई थी तब से सब लोगों का बड़ा ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा था और अब दोनों पति पत्नी उसकी पगार बढ़ाने के बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि वो सचमुच बेसहारा थी और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन जहाँ दोनों पति पत्नी अब गुड्डी की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, तो वहीं सविता यह सारी बातें सुन लेती है और यह सुनकर उसे बुरा लगने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगती है, ये मालिक और मालकिन गुड्डी पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं। मैं तो इनकी कब से सेवा करने में लगी हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे तो कभी भी पगार बढ़ाकर नहीं दी और उसके बारे में इतना सोच रहे हैं। मुझे गुड्डी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन उमाकांत अपने खेतों से वापस आता है और सरला से कहता है, भाग्यवान, इस बार मैंने आलू की फसल लगाई थी, लेकिन सारे के सारे आलू ही खराब हो गए। अब मुझे अपने आलू बहुत कम दाम पर बेचने होंगे और इससे मुनाफा भी नहीं होगा। सविता उमाकांत की बातें सुनकर बोलने लगी, मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर इतने सालों से इस घर की देखभाल करने में लगी हूँ, इस घर को अपना मानकर बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। उमाकांत ने कहा, हाँ हाँ सविता, बोलो, क्या बात है? तुम भी इस घर का सदस्य हो और तुम मुझे कोई भी बात जब मन करे बोल सकती हो। सविता बोली, मालिक, आप ऐसा कीजिए, उन आलू को मुझे दे दीजिए। मैं उनमें से खराब आलूओं को बाहर निकाल दूंगी और जो थोड़े अच्छे आलूओं को बेचकर आपको पैसे ला दूंगी। मेरे बदले घर का सारा काम गुड्डी कर लिया करेगी। वैसे भी इसको आजकल इस घर का काम करना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। उमाकांत ने कहा, हाँ हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि तुम आलूओं को बेच दो। घर का काम गुड्डी देख लिया करेगी और इसमें हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। फिर क्या था, सविता ने उमाकांत से आलू ले लिए और उन्हें बाजार में जाकर सस्ते में बेच दिया। उसके बाद उन पैसों में से आधे पैसे वो अपने पास रखते हुए बोलने लगी, आधे पैसे तो मैं रख लेती हूँ और आधे पैसे मालिक को दे दूंगी।
इतने में ही बिके, उन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैंने उन आलूओं को कितने में बेचा है। वैसे भी ये सारे आलू खराब ही होते। अगर 2-4 पैसे मैं कमा लूंगी तो उनका कौन सा कुछ गिर जाएगा। यही सोचकर सविता उमाकांत के पास आती है और उन्हें आधे पैसे ही देती हुई कहने लगती है, मालिक, यह रहे 1000 रुपए। आलूओं को बेचकर बस इतने ही पैसे मिले हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि लेकिन ज्यादातर आलू खराब ही थे और कोई भी आलू खरीदने को तैयार नहीं था, तो मैंने उन्हीं जानवरों को डाल दिया। उमाकांत वो पैसे रख लेता है और यह सारी बातें गुड्डी खड़ी हुई सुन रही थी। तभी गुड्डी बोलती है, मालिक, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो उनमें से कुछ आलू आप मुझे भी दे दीजिए, वो मेरे काम आ जाएंगे। वो तो ठीक है गुड्डी, लेकिन तुम इन आलूओं का आखिर क्या करोगी? ये तो सच में किसी भी काम की नहीं है। गुड्डी बोली, मालिक, अगर आप उन आलूओं में से कुछ आलू मुझे बेच दी तो मैं काम से वापस जाने के बाद उन आलूओं की चाट बनाकर बाजार में बेचूंगी। इससे मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा और आपके कुछ आलू भी बिक जाएंगे। उमाकांत ने कहा, ठीक है गुड्डी, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी ना मैं इन आलूओं को बेच पाऊंगा ना किसी को दे पाऊंगा, तो इन्हें तुम ही ले जाओ। गुड्डी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो अपने कुछ बचाए हुए पैसों से कुछ आलू उमाकांत से खरीद लेती है और दिन में पूरे घर का काम संभाला करती और रात के समय आलू की चाट बनाकर दुकान लगाया करती। गुड्डी के दुकान में एक ग्राहक आया और कहा, अरे जरा एक प्लेट आलू चाट तो लगाना। गुड्डी बोली, हाँ हाँ भाई, अभी लगाती हूँ। गुड्डी ने आलू चाट लगाई और ग्राहक ने आलू चाट खाकर कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी आलू चाट बनाती हो। इस गांव में इतनी स्वादिष्ट आलू चाट मैंने कभी नहीं खाई। जरा 2 पैक कर देना। हाँ, अभी पैक कर देती हूँ, आप रुकिए। अब गुड्डी ने उसे 2 आलू चाट पैक करके दे दी। इसी तरह ग्राहक आते और गुड्डी के आलू चाट बहुत ही अच्छी तरह से बेचा करती। उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी। सारा दिन उमाकांत के यहाँ वो काम करती और रात को आलू चाट का ठेला लगाती। अब गुड्डी की दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी। एक दिन गुड्डी अपनी चाट बनाकर उमाकांत के पास लेकर आती है और खुशी से उन्हें देते हुए कहती है, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने आलू बेचे और आप लोगों को यह चाट खाकर देखनी चाहिए। मैं यह स्पेशल आपके लिए बनाकर लेकर आई हूँ। उमाकांत ने कहा, हाँ हाँ गुड्डी, क्यों नहीं, लाओ लाओ, यह चाट हम भी खाएंगे। तभी सरला बोली, मैंने भी गांव में सुन रखा है कि तुम बहुत अच्छा चाट बनाती हो, जरा मैं भी तो खाकर देखूं तुम्हारी चाट। उमाकांत और सरला वो चाट खाते हैं और फिर गुड्डी की खूब तारीफ भी करते हैं। लेकिन यह बात सविता को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। यूं ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन गुड्डी की दुकान पर शहर के एक सेठ जी आते हैं और उससे कहते हैं, तुम ही गुड्डी हो ना? मैंने सुना है कि तुम बड़ा ही स्वादिष्ट चाट बनाती हो। दरअसल मेरे शहर में चाट की दुकान है। अगर तुम बहुत अच्छा चाट बनाओगी तो मैं तुम्हें ऑर्डर देकर बहुत सारी चाट खरीद लूँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं तुम्हारी चाट खाकर तो देखूं कि लोग सही तारीफ करते हैं या नहीं। गुड्डी बोली, हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए स्पेशल आलू की चटपटी चाट लगा देती हूँ। सेठ जी चाट खाते हैं और उन्हें वो चाट बहुत पसंद आती है, तो वो गुड्डी से कहते हैं, वाह गुड्डी, तुम्हारी चाट सचमुच स्वादिष्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। तुम्हें मुझे बहुत सारी चाट बनाकर देना होगा, मैं उसे खरीद लूँगा। सेठ जी, मैं कल अपने मालिक से बात करके आपको बताऊंगी। बिना उनसे बात किए अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। सेठ बोला, ठीक है गुड्डी, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम गुणी के साथ साथ वफादार भी हो। फिर गुड्डी अगले दिन उमाकांत को सारी बातें बता देती है और बोलती है, मालिक, अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो ही मैं सेठ जी के साथ मिलकर काम करूंगी। उमाकांत ने कहा, हाँ हाँ गुड्डी,
बिल्कुल काम कर सकती हो। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? तुम गरीब हो, अगर 2-4 पैसे और कमाओगी तो मुझे खुशी ही होगी। फिर पीछे खड़ी हुई सविता सरला से कहती है, मालकिन, गुड्डी सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनाती है, लेकिन अगर वो सेठ जी के पास काम करने लग गई तो जल्दी ही वो आपके घर का काम छोड़ देगी। फिर आपको इतनी अच्छी नौकरानी कहाँ मिलेगी? इसलिए जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना, कहीं हाथ से इतना अच्छा खाना बनाने वाली नौकरानी फिसल ना जाए। सरला भी सविता की बातों में आ गई। हाँ सविता, तुम सही कहती हो। उसके बाद सरला ने गुड्डी से कहा, सुनो गुड्डी, तुम सेठ जी के साथ काम नहीं कर सकती। या तो तुम मेरे घर का काम कर लो या तुम सेठ का काम करो। अगर तुम्हें उस सेठ जी के घर का काम करना है तो मेरे घर का काम छोड़ना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के काम में तू किसी और तरह का समझौता करे। गुड्डी बोली, नहीं नहीं मालकिन, आप रहने दीजिए। मैं सेठ जी के यहाँ काम नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों के घर पर मुझे अपनापन मिलता है। मैं आपके घर का काम नहीं छोड़ना चाहती। ऐसा कहकर गुड्डी अपने काम में लग जाती है। तब सविता अपने मन में सोचती है, यह तो कुछ भी नहीं है गुड्डी, अभी तो सिर्फ मैंने तुझे सेठ के साथ काम करने से रोका है। तो देख, जिस तरह से मैंने बाकी नौकरों को घर पर चोरी का इल्जाम लगाकर बदनाम करके निकलवा दिया है, उसी तरह से तुझे भी निकलवा दूंगी। अब तेरे इस घर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो इस घर से बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर ली। और यही सोचकर सविता उमाकांत के कमरे से कुछ पैसे चुराकर उसे गुड्डी के कमरे में छुपा देती है, ताकि सारा इल्जाम गुड्डी पर आए और उमाकांत और सरला मिलकर उसे जलील करके अपने घर से निकाल दें। इस काम को अंजाम देने के बाद में अब सविता सरला के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मुझे ना गुड्डी की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। वो मालिक के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी और बार बार इधर उधर झांक रही थी। आखिर आपने उसे सेठ के साथ काम करने के लिए मना जो कर दिया, इस बात से तो उसे बुरा लगा होगा बेचारी को। उसने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहीं चोरी का सहारा ना ले लिया हो, क्योंकि आप भी तो जानते हैं, आपके पास धन संपत्ति बहुत है और आपके घर में तो पैसा यूं ही खुला पड़ा रहता है। सरला सविता की सारी बातें सुनी और फिर कहा, नहीं सविता, गुड्डी बहुत ईमानदार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। इतने महीनों से यहाँ पर नौकरी कर रही है, इतना तो विश्वास है मुझे उस पर। सविता बोली, ठीक है मालिकिन, आप कह रही हैं तो सही होगा। मैं तो वफादार हूँ, इसलिए सावधान कर रही हूँ। अब सविता वहां से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ उमाकांत सरला के पास आता है और उससे पूछता है, भाग्यवान, मेरे कमरे से कुछ पैसे गायब हैं। समझ नहीं आ रहा कि फिर से चोरी किसने की। इस घर में तो सब अपने हैं, और अगर कोई बाहर से आया होता तो सामान फैला होता। इतना सुनते ही सरला को सविता की बात याद आ गई। फिर वो बोली, अजी, मुझे तो लगता है कि गुड्डी ने ही चोरी की है, क्योंकि हमने उसे सेठ जी के साथ काम करने से मना कर दिया था। इसलिए उसे बुरा लगा होगा और उसने हम लोगों से बदला लेने के लिए चोरी का रास्ता चुना होगा, ताकि उसके पास पैसे भी आते रहें और वो चोरी भी करती रहे। उमाकांत ने कहा, नहीं नहीं भाग्यवान, गुड्डी कभी चोरी नहीं कर सकती। वो बहुत दुखियारी और परेशान औरत है। सरला बोली, अजी, आपको लगती होगी वो परेशान, मुझे तो चंट लग रही है। सविता ने मुझे उसके बारे में बताया, तब से मुझे उस पर और भी ज्यादा शक होने लगा है। तभी सविता सामने से पैसे लेकर आई और सरला को देते हुए बोली, मालकिन, ये लीजिए, मैं अभी गुड्डी के कमरे में गई थी। गुड्डी के कमरे से मुझे यह पैसे मिले हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि गुड्डी ही चोर है। सरला अब गुस्सा हो जाती है और उमाकांत से कहती है, देख लिया आपने, आपकी चोरी गुड्डी ने ही की है। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी उस चोर को धक्के देकर आप घर से निकाल दीजिए।
और उसको बोल दीजिए कि आज के बाद कहीं भी जाए लेकिन इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सविता वहाँ से चली जाती है और तभी सरला बोली, अजी आप सोच क्या रहे हैं? गुड्डी को बुलाइए और उसे घर से निकाल दीजिए, जैसे इससे पहले सभी नौकर चाकरों को घर से बाहर निकाला है। अगर सविता ना होती तो हमारा क्या होता? उमाकांत ने कहा, भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि कहीं वो सच तो नहीं है जो मुझे समझ आ रहा है। सरला ने कहा, अजी क्या बात है, मुझे भी तो बताइए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उमाकांत ने कहा, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम एक काम करो, अपनी सोने की अंगूठी को किसी बहाने रसोई में गिरा दो, उसके बाद सविता को चाय बनाने के लिए कहो। और फिर सरला ने ऐसा ही किया, अपने सोने की अंगूठी को रसोई में गिरा दिया और बाहर आकर सविता के पास जाकर कहने लगी, सविता, मेरे सर में दर्द है, ज़रा मेरे लिए एक कप चाय बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है, तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीकर शायद मुझे आराम मिल जाए। सविता बोली, जी मालकिन, अभी बना देती हूँ, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सविता किचन में गई और उसने सोने की अंगूठी देखी। वो बहुत खुश हो गई। उसने वो सोने की अंगूठी उठाकर अपने बटुए में छुपा ली और चाय बनाकर सरला को दे दी। तब उमाकांत ने कहा, देखा भाग्यवान, सविता को जरूर ही वो सोने की अंगूठी मिली होगी, लेकिन उसने तुम्हें वापस नहीं की। अब तुम ऐसा करो कि मेरी सोने की अंगूठी लेकर जाओ, किचन में गिरा दो और गुड्डी को चाय बनाने के लिए कहो। सरला ने ऐसा ही किया। वो उमाकांत की अंगूठी लेकर अब किचन में गई और उसे वहीं गिरा दिया और गुड्डी को चाय बनाने के लिए कहा। गुड्डी चाय बनाने के लिए रसोई में गई और देखा वहां पर सोने की अंगूठी पड़ी हुई है। गुड्डी ने अब बढ़िया सी चाय बनाई और चाय की ट्रे में ही सोने की अंगूठी रखकर सरला के पास ले जाकर उसे देते हुए कहने लगी, मालकिन, यह आपकी चाय, और हाँ मालिक, की अंगूठी रसोई में गिर गई थी, मैंने रख दी है, आप इसे संभाल कर रख दीजिए। अब ऐसा कहकर गुड्डी तो वहां से चली गई और तभी उमाकांत बोला, अब बात समझ में आई भाग्यवान, चोर वो गुड्डी नहीं बल्कि सविता है, और इससे पहले भी उसने जिन नौकरों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर निकलवा दिया था, वो चोरी भी उसने ही की होगी। अब सरला ने सविता को बुलाया और उसे सारी बातें बताते हुए कहने लगी, सविता, तुमने बहुत खेल खेल लिया है, अब इस घर पर से हमेशा के लिए निकल जाओ और कभी हमारे घर दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। तुमने सालों तक इस घर की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी। इसलिए तुम्हारा भला इसी में है कि तुम अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। सविता को सब समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। वो घर छोड़कर चली गई। उसके बाद सरला ने गुड्डी को बुलाकर उससे कहा, गुड्डी, सविता तो चली गई, उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल गई है, अब तुम सेठ जी से बात कर लो, दिन में हमारे यहाँ काम करना और शाम को चाट बनाकर सेठ जी को बेचना। तुम सच में बहुत अच्छी हो, माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत सोचा हो तो। गुड्डी बोली, मालकिन, आप भी बहुत अच्छी हैं, माना आप कभी कभी गुस्सा करती हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही मेरा दर्द भी समझती हैं, और धन्यवाद, आपने मुझे सेठ जी के यहाँ काम करने की इजाज़त दी है। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस घर के काम में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सारा काम बहुत बढ़िया मिलेगा। अब गुड्डी ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे गुड्डी चाट का काम बढ़ाने लगी और उसने अपनी चाट की एक छोटी सी दुकान खोल ली और सरला और उमाकांत के यहाँ काम करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। सरला और उमाकांत हमेशा ही गुड्डी के यहाँ आकर चाट खाया करती और उन लोगों का रिश्ता ऐसे ही अच्छा चलता रहा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगी एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।